हेलो बच्चों, माई सेल्फ बीर सिंह राजपूत। और आज हम आपके लिए 10 कदम का सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम जो आपका रिसेंटली यूबीटी का पेपर हुआ है उसमें जो आपके मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर बच्चों ने गलत किए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सर का जो सपना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। और इसी मुहिम के तहत आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लोगो 10 का दम, है ना। चलिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 20 नंबर 1 का, जिसमें नियर अबाउट 586 बच्चों ने गलत किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ऑफ टैपिटम आर। हमसे टैपिटम सॉरी हमसे इंपॉर्टेंट करेक्टर पूछे हुए हैं किसके? टैपिटम के। ठीक, हम जानते हैं टैपिटम किसका पार्ट है? एंथर का। एंथर में हम देखते हैं कि सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, इसके बाद इंडोथीसियम होती है, और इसके बाद मिडिल लेयर्स, फिर होती है क्या? टैप्टम। और हम देखते हैं कि टैप्टम मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें बहुत से न्यूक्लियस होते हैं जो नॉरिशमेंट का काम करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? नॉरिसिस द एग। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है नॉरिसिस द एग। यहां पर कह रहे हैं कि एग को नॉरिसिस करता है, और एग किसका पार्ट है? एम्ब्रियो सैक का, है ना। तो हमारा ये जो ऑप्शन है गलत माना जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो सैक को नॉरिसिस नहीं करता है। नॉरिशमेंट देता है किसमें? एंथर में, है ना। और फिर इसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन दिया है मिडिल लेयर्स ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। मिडिल लेयर्स तो पार्ट होता है, बट मेगा स्पोरेंजियम का नहीं, किसका? एंथर का। इसलिए हमारा ए आंसर ऑप्शन गलत होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। हमने अभी बताया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, जिसको हम जनरली सिंसियल कंडीशन बोल देते हैं। और हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए इसमें? थर्ड। जो टैपेटम होता है उसका करेक्टर क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 180 नंबर, जिसको 517 बच्चों ने गलत किया हुआ है। और इस क्वेश्चन को समझते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ टू ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। यहां पर देखिए समझना, टू ब्रेस्ट दिया हुआ है, जबकि ईच ब्रेस्ट में होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स। अगर यहां पर ईच होता तो ये सही मान सकते थे, या फिर यहां पर 30 to 40 होता तब भी ये करेक्ट हो सकता था। बट यहां पर टू ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब दिया है, इसीलिए ये आपका इनकरेक्ट होगा। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। एकदम करेक्ट है। जो मेमोरी लोब्स होते हैं उसमें क्लस्टर यानी सेल्स का गुच्छे होते हैं, जिनको क्या बोल देते हैं हम? एल्वियोलाई। तो ये आपका करेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, आंसर विल बी थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको 511 बच्चों ने गलत किया, यानी 511 बच्चों ने इसको गलत किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 118, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट। नो इंडिविजुअल इमोर्टल एक्सेप्ट किसको छोड़ के? है ना, ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये सही है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं, बट एक कंडीशंस होती है, अगर वो माइटोटिक डिवीजन करें। अगर वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं तो। दूसरा ऑप्शन दिया सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स ओनली नहीं होगा बेटा यहाँ। क्यों? सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स कर सकते हैं, बट सिर्फ सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स ही, तो ये आपका गलत माना जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स ओनली। ये भी यहां पर क्या दिया हुआ? ओनली। तो ओनली सिंगल सेल यूकैरियोट्स नहीं, प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं। चलिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो माइटोसिस।
क्या होता है माइटोसिस। जैसे कि मान लीजिए कि ये सेल है, सिंगल सेल, अब ये डिवाइड होती है, माइटोटिकली डिवाइड, और दो सेल बन गई। तो ये अपनी आइडेंटिटी खो के जो पेरेंट सेल है और प्रोजेनी में ये दे देती है। इस तरीके से कहते हैं कि यही जो इसमें साइटोप्लाज्म था, जो भी इसमें प्रोटोप्लाज्म था, वो सब अपनी जो डॉटर सेल्स है उनको दे देते हैं। तो कहते हैं कि ये अभी भी क्या है, क्या है, अभी भी वही है, इमोर्टल है, अपनी पेरेंट सेल अपनी डॉटर को दे देते हैं। और दूसरा रीजन ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि पहले बर्थ हुआ, बर्थ के बाद होता है ग्रोथ, ग्रोथ के बाद आती है मेच्योरिटी, और फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन, जिससे प्रोजेनी बनती हैं। ठीक, लेकिन इसके केस में क्या होता है, जब ये ग्रोथ करने जाता है, किसके, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ करने जाता है, और ग्रोथ करते ही, यानी ग्रोथ करना चाहता है और हो जाता क्या है, रिप्रोडक्शन। यहां पर क्या होता है, डिवीजन, या फिर कह लें माइटोटिकली डिवीजन। तो करने जाता है ग्रोथ और हो जाता है क्या, रिप्रोडक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ही पूरी नहीं होती है, और ये अपनी आइडेंटिटी खो के अपने डॉटर सेल्स को दे देते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो माइटोटिकली डिवीजन करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, वो ही हो सकते हैं कैसे, इमोर्टल। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन है, जिसको 492 बच्चों ने गलत किया हुआ है। देखिए, हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन बोथ ओवरीज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय कितने फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स बचे रह जाते हैं। हमको पता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही जो है प्राइमरी फॉलिकल्स ये बन जाते हैं। इसके बाद आफ्टर बर्थ मेच्योरिटी तक जाने तक धीरे धीरे ये कैसे हो जाते हैं, खत्म होते रहते हैं। और लास्ट में जब मेच्योर होते हैं, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर एक ओवरी में कितने बचे रह जाते हैं, 60,000 टू 80,000। बट हमको यहां पर पूछा गया है बोथ ओवरीज में, क्या पूछा है, बोथ ओवरीज में। और अगर हम दो ओवरी के लिए काउंट करें तो क्या हो जाएगा, डबल। और हम देखें तो इसमें 60,000 का डबल 1,20,000 ये है, और 80,000 का 1,60,000 फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि हम देखें तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और तो इसमें आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा, फोर्थ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू ओवरीज के लिए पूछा, ज्यादातर बच्चों ने ये बोथ नहीं समझा और वन यानी ईच ओवरी का समझ के आंसर फर्स्ट लगा दिया, इसलिए आप लोगों का ये क्या हुआ है, गलत हुआ है। क्लियर, इसलिए इसको हमको ध्यान रखना है, कब एक का पूछा है या फिर कब दो ओवरी के लिए पूछा हुआ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 160। चलिए क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सहेली। सहेली के लिए क्या गलत है, ओरल कंट्रासेप्टिव, ए में दिया हुआ है, क्या ये ओरल कंट्रासेप्टिव है। चलिए सही है, ये तो सही है। ठीक, दूसरा बाइंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ये भी सही है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, जिससे एस्ट्रोजन अपना पूरा काम, यानी एस्ट्रोजन अपना वर्क सही से नहीं कर पाता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। दूसरा, पिल्स विदाउट कंट्रासेप्टिव वैल्यू, कह रहे हैं कि जो पिल्स होती है ये विदाउट कंट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, ये आपका गलत है। यहाँ पर इसकी जो विदाउट कंट्रासेप्टिव नहीं होता है, ये कंट्रासेप्टिव वैल्यू के लिए ही होती है, कौन सी, सहेली। चलिए तो ये आपका इनकरेक्ट है। फिर दिया हुआ है डी में स्टीरॉयडल डेरिवेटिव, बेटा ये नॉन स्टीरॉयडल पिल्स होती है, स्टीरॉयडल नहीं होती है। ये हमको याद होना चाहिए कि जो सहेली है वो नॉन स्टीरॉयडल पिल्स होती हैं। अब हम देखें हमसे आंसर क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है, और हम अगर इनमें देखें तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट से सी और डी हो जाएंगे, यानी कि आंसर विल बी सेकंड, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 110, लगभग 450 बच्चों ने गलत किया हुआ इस क्वेश्चन को। चलिए समझते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन
एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, समझते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट में दिया हुआ है यानी कि एसर्शन में, जिटेनोगेमी इज जस्ट इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, हमारी बुक में 3 टर्म दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है ऑटोगेमी, और एक दिया हुआ है यही जो दिया हुआ है जिटेनोगेमी, और एक जीनोगेमी। क्या दिया हुआ है? जीनोगेमी। 3 टर्म। ऑटोगेमी में क्या होता है, जैसे कि एक फ्लावर है, ठीक, और फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोसियस है। कैसा है? फ्लावर मोनोसियस। कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है, और ये हमारी दी हुई है क्या? ओवरी। और ये है क्या? स्टिग्मा। ठीक, कैलेस करोला। अब अगर मोनोसियस है यानी बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि जो ये एंथर है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन है सीधे यहीं पर स्टिग्मा में लैंड कर जाते हैं, है ना, यानी कि यहाँ पर ऑटोगेमी हो जाती है। लेकिन अगर हम जिटेनोगेमी की बात करें, किसकी बात करें हम? जिटेनोगेमी की, तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स में एक फ्लावर यहां पर है, ठीक है, और एक फ्लावर यहां पर है। ठीक, और इसमें सिर्फ है यहां पर, इस फ्लावर में सिर्फ दिया हुआ है क्या? यहां पर सिर्फ यहां पर क्या है? ये एंथर। और यहां पर क्या है? इस तरीके से यहां पर सिर्फ है क्या? स्टिग्मा। यानी कि ये एंथर स्टिग्मा, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? स्टेमेन है। और यहां पर क्या है? सिर्फ गाइनोसियम। ठीक, यानी कि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट बाइसेक्सुअल है। और इस कंडीशन में यहां से जो पॉलन ग्रेन है जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा। यानी कि प्लांट यानी जीन सेम है, जेनेटिकली तो सेम है, बट इकोलॉजिकली ये कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट। यहां से एक फ्लावर से और दूसरे फ्लावर में क्या करेगा? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन है लैंड करेगा, या फिर कह सकते हैं कि पॉलिनेशन होगा। तो इस कंडीशन में जेनेटिकली तो सिमिलर होते हैं बट इकोलॉजिकली डिफरेंट। क्लियर रहेगा? इसको बोलेंगे हम क्या? जिटेनोगेमी। बट एक केस और होता है कि जैसे कि ये प्लांट्स है और इसका ये फ्लावर है, एक दूसरा प्लांट है, यानी कि फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है और प्लांट्स भी। यहां पर इस प्लांट्स में क्या है? स्टेमेन है, सिर्फ यूनिसेक्सुअल है। और इसमें यहां पर क्या है? क्या बोल सकते हैं? गाइनोसियम, या फिर कह सकते हैं कार्पेल है सिर्फ। क्या है? सिर्फ कार्पेल। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर स्टिग्मा होगा और यहां पर पोलन ग्रेन। अब एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा पर, यानी एक प्लांट्स के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा पर लैंड करेंगे, यानी पॉलिनेशन होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या? जीनोगेमी। यानी कि देखिए पहला क्या है कि एक ही फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल होगा ही। तो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसी के एंथर से और उसी के स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन है लैंड करता है तो बोलते हैं ऑटोगेमी। और अगर एक प्लांट्स के दो अलग अलग फ्लावर हैं यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, तो एक प्लांट से जो पोलन ग्रेन है उसी प्लांट्स के, यानी एक फ्लावर से जो पोलन ग्रेन है उसी प्लांट्स के दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो इसको बोलते हैं हम जिटेनोगेमी, जो जेनेटिकली तो सिमिलर होता है बट इकोलॉजिकली बोल सकते हैं कि डिफरेंट होता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि एक प्लांट्स की एक फ्लावर, यानी पूरा प्लांट्स और फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल। तो एक प्लांट्स के फ्लावर से दूसरे प्लांट्स के फ्लावर में जब पोलन ग्रेन का क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या? जीनोगेमी। ये 3 कंडीशन होती हैं। अब हम देखते हैं सेशन में क्या कहा हमसे। जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी इज जस्ट इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन।
नेशन। इकोलॉजिकली सेल्फ नहीं होता, क्रॉस होगा। जिटेनोगामी इकोलॉजिकली सेल्फ नहीं होगा, जेनेटिकली क्या होगा, सेल्फ होगा। इसलिए हमारा ये असर्शन क्या है, इनकरेक्ट। दूसरा दिया हुआ रीजन, फ्रॉम जेनेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जिटेनोगेमी इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ पॉलिनेशन। यही हमने बताया कि जो जिटेनोगेमी होती है जेनेटिकली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, और क्या बोल सकते हैं उसको, सेल्फ पॉलिनेशन। इसलिए हमारा ये जो है रीजन है, ये क्या है, करेक्ट है। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग आंसर देखें, अगर हम इसके अकॉर्डिंग आंसर देखें तो हमारा देखिए क्या आंसर होना चाहिए, ए इज यानी असर्शन इज इनकरेक्ट और रीजन इज करेक्ट। तो आंसर विल बी थर्ड, ए इज नॉट करेक्ट एंड बट आर इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50, इसको 402 बच्चों ने गलत किया हुआ है। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टू प्रोटेक्ट स्टिग्मा फ्रॉम आउटर कंटेमिनेशन व्हाट प्रोसीजर इज यूज्ड। चलिए इसको समझते हैं। चलिए जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या दिया हुआ है, फ्लावर, ठीक। इस तरीके से एंथर है, और ये स्टिग्मा है, ठीक। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल हमने बनाया है यहाँ पर, ये कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, या फिर कह सकते हैं मोनोसियस। क्या कह सकते हैं, मोनोसियस फ्लावर है, ठीक। अब देखिए अगर हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो इसके हमको जो कंटेमिनेशन है इसको हटाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एंथर को हटाना पड़ेगा, जिसको बोल देते हैं हम क्या, इमस्कुलेशन। क्या बोल देते हैं, इमस्कुलेशन। और इसके बाद दूसरी जगह से कोई और दूसरी जगह से भी नहीं आ पाए, क्या, पोलन ग्रेन, दूसरे प्लांट्स के फ्लावर से भी पोलन ग्रेन नहीं आ पाए, या फिर दूसरे फ्लावर से, तो यहां पर हम इसको क्या करते हैं, स्टिग्मा को कवर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, बैगिंग। और वो पेपर कौन सा होता है, बटर पेपर। बटर पेपर से हम इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, ठीक। ये तो होगी मोनोसियस की कंडीशन। अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है, कैसा है, यूनिसेक्सुअल, डायोसियस है, या फिर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, क्या है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो इस कंडीशन में हमारे पास यहां पर एंथर तो होगा नहीं, यानी कि स्टेमेन होगा नहीं, और स्टेमेन नहीं होगा तो हमको इमस्कुलेशन कराना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हम किसको बैगिंग कर देंगे, किसको, स्टिग्मा को हम सिर्फ बैगिंग कर देंगे, जो बटर पेपर है उस चीज को कवर कर देंगे, ठीक। ये दो कंडीशन होती है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पर हमको पहले एमस्कुलेशन करानी पड़ेगी और फिर इसके बाद बैगिंग करा के इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बैगिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि इसमें कंटेमिनेशन न आ पाए। क्लियर। अब देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टू प्रोटेक्ट स्टिग्मा फ्रॉम आउटर कंटेमिनेशन। अब यहां पर क्वेश्चन में हमको सिर्फ पूछा गया कि स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसके लिए, स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं, इमस्कुलेशन। क्या इमस्कुलेशन से हम स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं, एंथर को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बैगिंग, ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि बैगिंग अभी हमने बताया कि जो बटर पेपर है उसी से कवर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, बैगिंग, जिससे स्टिग्मा क्या होता है, प्रोटेक्ट। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। चलिए और आगे भी देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होगा नहीं, और डिकैपिटेशन भी नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इसमें सेकंड होना चाहिए। बैगिंग हम करते हैं स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए और एंथर को हटाने के लिए इमस्कुलेशन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टू, इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टू एलिमिनेट किसको, एंथर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज, तो क्या बोलेंगे हम, इमस्कुलेशन, है ना। तो यहां पर हमको सिर्फ स्टिग्मा के लिए पूछा गया है, तो
क्या बोलेंगे हम, बैगिंग की वजह से, यानी बैगिंग की जो प्रोसेस होती है, जो बटर पेपर से हम कवर करते हैं किसको, स्टिग्मा को, उसी को बोलते हैं कि हम स्टिग्मा को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो कंटेमिनेट ना हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 51 151 है, सॉरी, इसको भी 402 बच्चों ने गलत किया हुआ है। द इजैकुलेटरी डक्ट ऑफ मेल जेनेटेलिया, पूछा गया है द इजैकुलेटरी डक्ट ऑफ मेल जेनेटेलिया। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रो यूरेथ्रा, जो स्पर्म होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है और टेस्टिस से ले जाकर कहां तक, यूरेथ्रा के थ्रू जाते हुए बाहर साइड तक। अच्छा ये लाइन यहां तक तो करेक्ट है, बट हम इसके आगे भी दूसरे ऑप्शन देखा करते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन देखते हैं, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रो यूरेथ्रा। अब देखिए यहां से ये पूरा एकदम सेम है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है, स्टोर, यानी कि जो एजैकुलेटरी डक्ट है वो स्पर्म का स्टोर भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है। इसीलिए हम देखेंगे इन दोनों में से तो अभी तक यही ज्यादा अच्छा है। अच्छा अब हम थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, हो सकता है कि थर्ड भी इससे भी अच्छा हो। देखते हैं, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रो यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यहां पर बेटा यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा, इसीलिए हमारा ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब इन दो में से हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, तो हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड। क्यों, क्योंकि इसमें बोल रहा है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रो यूरेथ्रा। बहुत से बच्चों ने पहला ऑप्शन पढ़ा और इसको टिक करके आगे बढ़ गए, इसको ऑप्शन फिल करके। ऐसा नहीं करना है बच्चा, क्या करना है कि हमको इसके आगे भी ऑप्शन पढ़ना, हो सकता है कि उससे भी अच्छा ऑप्शन हमको दिया हुआ, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा सेकंड आंसर, यानी कि आंसर जो ऑप्शन क्या होगा, सेकंड आंसर हमारा सही माना जाएगा, द स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। ओके, तो इसको ध्यान पर रखना है हमको कि पहला ऑप्शन देख के तुरंत आगे नहीं बढ़ना है हमको, और आगे भी देखना है कि हो सकता है उससे भी अच्छा क्वेश्चन, उससे भी अच्छा ऑप्शन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन इवेंट्स इन प्री फर्टिलाइजेशन। देखिए रिप्रोडक्शन में हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो तीन इवेंट्स को पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और हम जानते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस, क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होता है। इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, प्री फर्टिलाइजेशन की। यानी प्री फर्टिलाइजेशन में गैमिटोजेनेसिस और गैमीट्स का ट्रांसफर माना जाता है, दो प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले दिया हुआ है गैमिटोजेनेसिस, एकदम सही है। गैमिटोजेनेसिस में अगर स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर एग बनेगा तो oogenesis, ओवा बनेगा तो oogenesis प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, दो प्रोसेस, क्लियर। अच्छा oogenesis में कहां से, oogonia से स्टार्टिंग होता है और फिर इसके बाद ओवम बनता है, पूरी प्रोसेस होती है जिसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरी प्रोसेस के बाद क्या बनता है, स्पर्म। तो एक में यूगोनिया दिया हुआ है, एक में स्पर्म, ये फाइनल प्रोडक्ट है और ये क्या है, इनिशियल है, यानी प्रोसेस का इनिशियल है। और हमसे पूछा गया है इवेंट्स, और इवेंट्स हम जानते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में सिर्फ दो इवेंट्स होते हैं, गैमिटोजेनेसिस जहां गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमिट का ट्रांसफर। तो हमारा इसमें अगर हम आंसर सही से चूज करें तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बनता है फर्स्ट, गैमिटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म तो गैमिटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका प्रोडक्ट है और ये oogenesis का इनिशियल है, तो हमारा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, गैमिटोजेनेसिस जो हम जानते हैं, या फिर गैमिट ट्रांसफर होता तो वो भी हम मान लेते कि वो प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स है। बट यहाँ पर गैमिटोजेनेसिस है, सिर्फ गैमिटोजेनेसिस, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, फर्स्ट। गैमिट ट्रांसफर होता वो भी हो सकता था, बट स्पर्म और oogonia नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर याद रखना हमको क्या पूछा है, इवेंट्स पूछा हुआ है, ना कि प्रोडक्ट या फिर इनिशियल में जो oogonia होता है वो।
क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए आज के सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 10 के दम का। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमको पूछा गया कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, वो हमको यहां पर देखने हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। जो ये लाइन है हमारी बुक से डायरेक्ट उठा के रखी गई है, और हमारी बुक में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस, नहीं लिखा है। यहां पर क्या दिया हुआ है, सॉरी बायोकेमिकल ना देकर यहां पर दिया हुआ है बायोलॉजिकल। क्या एक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। जो ऑर्गेनिज्म है अपने जैसा ही जो उसका प्रोजेनी है उसको प्रोड्यूस करता है, और वो उसके जैसा ही होता है, यानी कि थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें चेंज हो सकता है, या फिर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें सिमिलर होगा, जिसको हम क्लोन बोल देते हैं, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। क्लियर है ना। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट, रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसमें कोई स्पीसीज अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी कि अपनी जनरेशन को जनरेशन की कंटिन्यूटी बनाए रखता है कौन, स्पीसीज। और वो किस प्रोसेस के थ्रू, रिप्रोडक्शन। बिल्कुल एकदम ये करेक्ट है, तो पहला हमारा इनकरेक्ट था। चलिए तीसरा देखते हैं, सी, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर क्लोन। देखिए वही पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा कोई इंडिविजुअल, तो उनको क्या बोलेंगे हम, क्लोन। अच्छा ये बनते कैसे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। किसी भी प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर जो उनकी प्रोजेनी होती हैं वो आपस में भी सिमिलर होते हैं और अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होते हैं। और जब ये आपस में सिमिलर होते हैं तो जेनेटिकली भी होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली तो होते ही होते हैं और जेनेटिकली भी होते हैं, क्योंकि जेनेटिकली ये डिफरेंट नहीं होते हैं। क्योंकि जेनेटिकली डिफरेंस तब आता है जब मियोसिस के थ्रू गैमीट्स बने, फिर फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो, तो उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पर मॉर्फोलॉजिकली हो सकता है थोड़ा बहुत सिमिलर हो, बट जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, तो उनको क्लोन हम नहीं बोलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल क्लोन्स होते हैं, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हो सकता है पॉसिबल। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके थ्रू जो प्रोजेनी बनेंगी वो आपस में सिमिलर होंगे, अपने पेरेंट्स से सिमिलर होंगे, और जो आपस में ये सिमिलर होंगे तो उनको बोलेंगे क्लोन। और वो सिमिलर ऐसे होंगे कि मॉर्फोलॉजिकली तो होंगे ही होंगे और जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, क्लोन। क्लियर रहेगा। तो इसके लिए हम अगर देखें तो हमारा सी यहां पर ये करेक्ट है। फिर दिया हुआ बटर लाइफ स्पेन अबाउट, सॉरी बटरफ्लाई लाइफ स्पेन अबाउट 7 to 14 डेज, या फिर यहां पर लिख सकता थे 1 to 2 वीक, है ना, 1 से 2 हफ्ते या फिर 7 से 14 दिन, यानी 7 to 14 डेज। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो हमको याद होना चाहिए कि जो बटरफ्लाई की लाइफ स्पेन है लगभग 7 से 14 दिन होती है, 7 to 14 डेज होती है। तो ये हमारा करेक्ट है। अब हम देखते हैं हमको क्या खोजना था करेक्ट इनमें से। तो हमारा पहला ए सिर्फ इनकरेक्ट है, बाकी हमने तीनों को बारी बारी से समझा है, तीनों के तीनों क्या है हमारे करेक्ट। और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी, यानी कि आंसर विल बी थर्ड। इस तरीके से आपका आज का सेशन समाप्त हुआ, और जिसमें हमने आपको सारे क्वेश्चन बारी बारी से डिस्कस किए। थैंक यू, धन्यवाद।